गुड इवनिंग ऑल। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? विस्कस फ्लो शुरू था अपना, राइट। विस्कस फ्लो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और कुछ बाकी थे। आज का अपना लाइव क्लास नहीं हो पाया नेटवर्क की वजह से, तो अपन एक आज का रिकॉर्ड करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो सब लोग देख लेना, ठीक है। अच्छे से वीडियो देख के अच्छे से उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना ताकि आपके काम में आ जाए। तो आज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे विस्कस फ्लो का। विस्कस फ्लो यानी लैमिनार फ्लो, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था। लैमिनार फ्लो कब बोलेंगे, कब लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर के कौन से वैल्यूज के लिए कब फ्लो लैमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट होता था, ये सब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, ये भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए सभी एक्सप्रेशंस हमने कैलकुलेट किए थे, सभी एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, जो भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था क्रॉस सेक्शन के अलोंग, shear stress distribution was there along the cross section of pipe. Then we have calculated the ratio of maximum velocity to mean velocity. Also we have calculated the pressure drop across, मतलब pressure drop along the particular length of the pipe. ये सब चीजें हमने कैलकुलेट की थी सर्कुलर पाइप के बारे में, राइट। उसके बाद हम देखने वाले थे विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के बाद विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स देखने वाले थे, राइट। इस टॉपिक में हमें दो टॉपिक देखने हैं, मेन विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और सेकंड पार्ट है अपना, सेकंड पार्ट है विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स, ये हमें आज देखना, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशंस आपने सर्कुलर पाइप के लिए कैलकुलेट किए थे वही चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है पैरेलल प्लेट्स के लिए, ठीक है। तो मान लो अपने पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। लेट अस कंसीडर दैट देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कैप स्मॉल t एज शोन इन फिगर। दो प्लेट्स है, एक ऊपर प्लेट है एक नीचे प्लेट है, नीचे एक प्लेट है ऊपर एक प्लेट है, दोनों फिक्स किए हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल t जितना, दिख रहा है। दिस इज द स्मॉल t डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, राइट। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स इन व्हिच द विस्कस फ्लूइड इज फ्लोइंग and these two plates are kept at a distance of t from each other and fluid is flowing from left to right। कहां से कहां जा रहा है? लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ फ्लूइड फ्लो है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी दिखा दी है यहां पर मैंने। अब हमें क्या करना है, जैसे सर्कुलर पाइप में भी हमने क्या किया था, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया, मतलब छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया था, सर्कुलर सिलिंड्रिकल एलिमेंट। यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट फ्लूइड का, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसमें से अपने छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर किया, फ्लूइड का एलिमेंट। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा x। उस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है? डेल्टा x। उसकी लेंथ कितनी है? डेल्टा x, यहां पर दिखा दिया मैंने। देन उसकी थिकनेस कितनी है इस एलिमेंट की? थिकनेस इज डेल्टा y। थिकनेस ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज डेल्टा y, राइट। और ये एलिमेंट कहां पर कंसीडर किया हमने? लोअर प्लेट से y जितने डिस्टेंस ऊपर। We have considered a small element of fluid of length delta x and of thickness delta y, and that element is at a distance of y from the fixed plate, lower fixed plate। वो कितने डिस्टेंस पे? y जितने डिस्टेंस पे लोअर फिक्स्ड प्लेट से, राइट। अब क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट का एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से। जैसे वहां पर सर्कुलर पाइप में हमने क्या किया था, एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर करके उसका एनालिसिस किया था, उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया था। वैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। और लेकिन पहले उसके पहले हमारा अपना टारगेट क्या है वो देखते हैं, क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट चीज हमें कैलकुलेट करनी है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्लूइड। इसके क्रॉस सेक्शन के अलोंग कितना शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो देखना है, जैसे सर्कुलर पाइप में भी किया था। सेकंड है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, सॉरी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्लेट अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्लो, ठीक है। नंबर थर्ड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब u max, मीन वेलोसिटी मतलब u bar, ये भी हमें कैलकुलेट करना। तो उसके पहले हमें u max और u bar कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड फोर्थ चीज है ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड और लेंथ, मतलब ये दो सेक्शन से मान लो यहां से यहां तक कितना प्रेशर ड्रॉप होगा कुछ पर्टिकुलर लेंथ के लिए, वो भी हमें कैलकुलेट करना। ये चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अपन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, या डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, अभी छोटा सा एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया है उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन?
नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अपना बेसिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वही अप्लाई करेंगे। तो हमें नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है इस एलिमेंट के ऊपर, तो कितने फोर्सेस इस एलिमेंट के ऊपर लग रहे हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो। एक तो इस, चलो मैं इस एलिमेंट को नाम देता हूं, this face of element is A B, then this face is B C and this face is C D, right? तो इस एलिमेंट को मैंने A B C D नाम दिया। फ्लो यहां से यहां जा रहा है, तो A B फेस के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, A B फेस के ऊपर प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, P, और कितने एरिया के ऊपर, तो इसकी यूनिटी विड्थ है और हाइट डेल्टा y है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरिया होगा इस फ्लो को परपेंडिकुलर, इस एलिमेंट का रेक्टेंगुलर एरिया होगा फ्लो को परपेंडिकुलर। दैट एरिया विल बी इक्वल टू डेल्टा y इनटू 1, डेल्टा y इनटू 1, हाइट इनटू विड्थ, हाइट डेल्टा y, विड्थ 1, मतलब डेल्टा y इनटू 1 ये हो गया एरिया। एरिया इनटू प्रेशर मतलब प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स ऑन AB विल बी हाउ मच, P इनटू डेल्टा y इनटू 1। वैसे ही प्रेशर फोर्स इस एरिया में कितना होगा, DC एरिया में डेल्टा x जितनी लेंथ के बाद जो अपना फेस मिल रहा है DC फेस, उस फेस के ऊपर कितना प्रेशर फोर्स लगेगा। तो प्रेशर अगर यहाँ पर P होगा तो यहाँ पर P प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा P बाय डेल P बाय डेल x इनटू डेल्टा x कितना प्रेशर लगेगा। प्रेशर को एरिया ऑफ फेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर फोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ अगर प्रेशर P था तो यहाँ पर प्रेशर इतना मिला, ये कैसे मिला, तो टेलर सीरीज का, टेलर एक्सपेंशन सीरीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, उसके फॉर्मूले से मिल जाता है। अब डायरेक्टली भी आप एक समझ सकते हो, अगर यहाँ प्रेशर P था तो यहाँ डेल्टा x के लेंथ के बाद P तो था ही, प्लस यहाँ से यहाँ आते आते कितना प्रेशर चेंज हुआ था, डेल P बाय डेल x ओवर लेंथ डेल्टा x, कितने क्वांटिटी से प्रेशर चेंज हुआ था, पहला प्लस चेंज हुआ वो ऐड हो गया, टोटल प्रेशर यहाँ पर कितना हो गया, डेल्टा y इनटू 1, ये टोटल प्रेशर फोर्स हो गया। तो प्रेशर फोर्स ऑन फेस AB इक्वल्स टू दिस मच, प्रेशर फोर्स ऑन फेस DC इक्वल्स टू दिस मच। और जो नीचे और ऊपर यहाँ पर ये फ्लूइड एलिमेंट आगे फ्लो हो रहा है, मतलब इसके ऊपर शियर फोर्सेस भी अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये विस्कस फ्लो है, विस्कस फ्लूइड है तो शियर स्ट्रेसेस जनरेट होनी ही है वहां पर। लोअर फेस के ऊपर, अब ये फ्लूइड आगे जा रहा है, लोअर फेस के ऊपर इस तरफ शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रही, तो अपर फेस के ऊपर राइटवर्ड शियर स्ट्रेस अप्लाई होगी। शियर स्ट्रेस कितनी अप्लाई होगी, तो शियर फोर्स कितना अप्लाई होगा शियर स्ट्रेस की वजह से, शियर फोर्स ऑन दिस BC विल बी इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस फेस। BC फेस का एरिया कितना होगा, ये लेंथ और वेट की यूनिटी, तो शियर स्ट्रेस कितनी है, यहां से यहां जाते जाते शियर स्ट्रेस कितनी चेंज होगी, डेल्टा प्लस डेल टाउ बाय डेल y इनटू डेल्टा y, ये भी टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से मिलेगा। यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये होगा शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया मतलब शियर फोर्स। तो मैं जितने फोर्सेस इस एलिमेंट के ऊपर लग रहे हैं सबको यहां पर नोट कर रहा हूं, ठीक है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एलिमेंट आर, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एलिमेंट आर, सभी फोर्सेस को अपन नोट कर लेते हैं। पहला फोर्स है फोर्स ऑन फेस AB, कौन सा फोर्स है वो, प्रेशर फोर्स। फेस AB के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, AB के ऊपर प्रेशर फोर्स लग रहा है, वो कितना है, P इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा y इंटू 1, इतना प्रेशर फोर्स लग रहा है कौन से फेस के ऊपर, फेस AB के ऊपर। और ये किस तरफ लग रहा है, राइटवर्ड लग रहा है। उसके बाद नंबर 2, फेस DC के ऊपर कितना लग रहा है, ऑन फेस DC, ये था फेस AB के ऊपर, फेस DC के ऊपर कितना प्रेशर फोर्स लग रहा है, तो P प्लस डेल P बाय डेल x इंटू डेल्टा x इंटू ये था प्रेशर, प्रेशर फोर्स कितना होगा, तो दिस मच इंटू डेल्टा y इंटू 1, ये एरिया, राइट। ये किस तरफ लग रहा है, लेफ्टवर्ड, उसके डायरेक्शन के साथ अपने वहां पर दिखा रहे हैं, राइट। उसके बाद नंबर 3, शियर फोर्स ऑन फेस BC, शियर फोर्स ऑन फेस BC, फेस BC के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, BC फेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, देखो, दैट इज टाउ इनटू डेल्टा x इनटू 1, टाउ इनटू डेल्टा x इनटू, सॉरी ये डेल्टा x नहीं, डेल्टा x ही है, बराबर है, टाउ इनटू डेल्टा x इनटू 1, ये लेफ्ट वर्ड लग रहा है,
उसके बाद फोर्थ है फेस AD के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज टाउ प्लस डेल टाउ बाय डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। कौन से फेस के ऊपर, ऊपर वाले फेस के ऊपर, उसका एरिया कितना होगा डेल्टा एक्स इंटू 1। ये राइटवर्ड लग रहा है। ये चार फोर्सेस इस एलिमेंट के ऊपर लग रहे, ये चार फोर्सेस एलिमेंट के ऊपर लग रहे। तो ये जितने फोर्सेस एक्ट हो रहे थे इस एलिमेंट के ऊपर, सभी फोर्सेस आपने नोट कर लिए। फेस AB के ऊपर इतना लग रहा था, फेस DC के ऊपर, फेस BC के ऊपर और फेस AD के ऊपर, सभी फोर्सेस अपने नोट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, सबका नेट फोर्स निकालते हैं, क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। चलो डायरेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ motion. What will we get? What will we get according to Newton's second law of motion? Newton's second law of motion says that net force in the direction of motion, net force in the direction of motion will be equals to how much? Will be equals to mass into acceleration. बराबर क्या? Net force in the direction of motion will be equals to mass into acceleration. अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में नेट फोर्स कितना होगा, तो सबका समेशन करना पड़ेगा। जो फोर्सेस फ्लो के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो फोर्सेस फ्लो के अपोजिट है नेगेटिव, दैट विल बी नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो लेट अस कैलकुलेट नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइटवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, सबका समेशन कर लेते इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर ये जो अपना फ्लो है, दिस फ्लो इज कंसीडर्ड एज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। दिस फ्लो इज कंसीडर्ड एज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अगर ये स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो है तो यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, स्टेडी फ्लो है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये राइटवर्ड टर्म जीरो हो जाएगी, बराबर है। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो राइट टर्म जीरो हो जाएगी। F net इक्वल्स टू जीरो बचेगा, बराबर है। देयरफॉर F net इक्वल्स टू जीरो कर लेंगे। F net net force in the direction of force, net force in the direction of flow, net force in the direction of flow will be equals to zero, क्योंकि acceleration zero है। अब net force कितना है समेशन कर लेते हैं। कौन सा फोर्स, सबका समेशन करना पड़ेगा। फ्लो के डायरेक्शन में जितने फोर्सेस है वो पॉजिटिव, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जितने फोर्सेस है वो नेगेटिव। सबसे पहला फोर्स P into delta y is positive because that is in rightward direction. P into delta y into 1, rightward positive, minus p plus del p by del x delta x into delta y into 1, नेगेटिव क्योंकि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस हो गए। टाउ इनटू डेल्टा x राइटवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव है, टाउ इनटू डेल्टा x राइटवर्ड डेल्टा x इनटू 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में है राइटवर्ड। उसके बाद सॉरी ये नेगेटिव था क्योंकि लेफ्टवर्ड जा रहा था। उसके बाद ये है राइटवर्ड, कौन सा, टाउ प्लस डेल टाउ बाय डेल वाई डेल्टा वाई इनटू डेल्टा एक्स इनटू 1 इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। सभी फोर्सेस का एक मिनट, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये p इंटू डेल्टा वाई इंटू 1, p इंटू डेल्टा वाई इंटू 1 और ये p इंटू डेल्टा वाई इंटू 1, ये जो टर्म है अगर ये डेल्टा वाई इंटू 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या, माइनस डेल्टा p बाय माइनस डेल p बाय डेल x डेल्टा x डेल्टा y इंटू 1। जो ऊपर में से इन दो में से कौन सी टर्म बचेगी, देखो माइनस डेल p बाय डेल x इंटू डेल्टा x डेल्टा y इंटू 1। ये p इंटू डेल्टा y इंटू 1 पॉजिटिव, माइनस p इंटू डेल्टा y इंटू 1 नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगी, इतना ही बचेगा। उसके बाद नीचे से देखो माइनस टाउ इंटू डेल्टा x इंटू 1 प्लस टाउ इंटू डेल्टा x इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, डेल्टा y डेल टाउ बाय डेल y इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा x1, इतना ही बचेगा। तो माइनस प्लस प्लस वो तो कैंसिल आउट हो गया,
टाउ इंटू डेल टाउ बाय डेल्टा वाई, डेल टाउ अपॉन डेल वाई, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 0। इतना ही बचा। अब मैं इस टर्म को ये जो नेगेटिव टर्म थी उसको उस तरफ लेके जाता हूं तो बचता क्या रहेगा, मतलब वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो टाउ इंटू डेल टाउ बाय डेल वाई, टाउ इंटू डेल टाउ, सॉरी टाउ नहीं बचेगा, टाउ नहीं रहेगा इसमें, टाउ नहीं रहेगा, ठीक है। डेल टाउ बाय डेल वाई इंटू डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल वाई, ये मिल जाएगा। डेल वाई डेल एक्स दोनों तरफ पे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, डेल टाउ बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोले, इक्वेशन नंबर कैपिटल ए बोलता हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू तो नहीं मिली, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे चल के हम कैलकुलेट कर लेंगे। पाइप फ्लो में हमें पहले स्टेप में क्या मिला था, शियर स्ट्रेस का वैल्यू मिला था। यहाँ पर आपको डेल टाउ बाय डेल वाई मिला है, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली मिला नहीं है, लेकिन इतना बात तो कंफर्म है, अगर डेल टाउ इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू डेल वाई करते हो और टाउ को फिर इंटीग्रेशन करते हो तो टाउ इक्वल्स टू समथिंग मिलेगा एंड टाउ विल बी फंक्शन ऑफ वाई, लीनियर फंक्शन ऑफ वाई मिलेगा। मतलब जो शियर स्ट्रेस है वो वाई के अलोंग वेरी हो रही है और लीनियरली वेरी हो रही है। तो जैसे पाइप में आपको शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मिला था अलोंग द क्रॉस सेक्शन, वैसे ही यहाँ पर भी आपको शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा अलोंग दी वाई एक्सिस। यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना चाहोगे तो कैसे लोगे, इफ यू वांट टू टेक कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर, then this will be your x axis, this will be your x axis and this will be your y axis, this will be your y direction, right, x direction y direction, ठीक है। ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो y डायरेक्शन में जो स्ट्रेस शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो लीनियर आएगा, वो मैं आपको बाद में जब एक्सप्रेशन इसका क्लियर कट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आना क्या है, और तभी हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मतलब वहां पर दिखाएंगे शियर स्ट्रेस कैसे आ रहा है। आगे बढ़ते फिलहाल अपना यहां तक आया है, शियर स्ट्रेस का आपको डेल टाउ बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स यहां तक मिला है, इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं इसको। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। यहां से एक न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके आपको ये तो मिल गया। अब अपन आगे जा रहे हैं किस तरफ, अभी अपन जा रहे हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने की तरफ। तो ये मुझे इरेज करना पड़ेगा, जितना आप लोग पढ़े हैं स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन मिला है, उस इक्वेशन में अपन कुछ वैल्यूज पुट कर लेंगे और हमें मिलेगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। नंबर 1, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अपने को कंप्लीट पूरी तरह से मिला नहीं है, बस डेल टाउ बाय डेल वाई का इक्वेशन मिला है। तो फर्स्ट is yet to be calculated, we will calculate it at last. First of all we will calculate velocity distribution. What is the velocity distribution here, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं। क्या किया था हमने पाइप फ्लो में, मतलब पाइप के थ्रू जब विस्कस फ्लो हो रहा था तब हमने क्या किया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ इक्वल्स टू म्यू du by dy, ये जो फार्मूला आता है उसको हमने यहाँ पर पुट किया था। यहाँ पर भी वही करना है, मैंने बोला ना प्रोसेस सेम है, जैसे पाइप फ्लो में था वैसे ही यहाँ पर भी है, प्रोसेस सेम है। अपन अभी कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी ठीक है, हमें u का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो आपको फाइनली मिला है उसमें मैं according to Newton's second law of motion, according to Newton's law of viscosity, first chapter एकदम शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने निकाला tau equals to mu del u by del y, tau equals to mu du by dy, वो हम tau की जगह पर पुट करते हैं वहां पर और देखते हैं क्या मिलता है। we know Newton's second law of Newton's law of viscosity, second law नहीं, मोशन की बात नहीं चली अभी, विस्कोसिटी की अपन बात कर रहे हैं। Newton's law of viscosity says tau equals to mu du by
dy, राइट। अब यही वैल्यू अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लेते हैं टाउ की जगह पर, ठीक है। पुट इट इन इक्वेशन ए, व्हाट विल वी गेट, डेल टाउ बाय डेल वाई, डेल टाउ बाय डेल वाई, जहां टाउ था वहां मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ, डेल बाय डेल वाई ऑफ टाउ की जगह पर म्यू डेल यू बाय डेल वाई पुट कर सकते हो, क्योंकि वैसे बाहर डेल है तो अंदर भी डेल ही चाहिए, इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स, इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी, तो सॉल्व करना पड़ेगा, देखते आगे चलते क्या मिलता है। डेल बाय डेल वाई, म्यू तो कांस्टेंट है, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा फिर, म्यू तो कांस्टेंट है, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स, राइट। इक्वेशन नंबर इसको चलो बी बोलते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी बोल देते हैं। मुझे चाहिए यू तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करूंगा। अगर u चाहिए तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव है यहाँ पर, दो बार एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दो बार मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दो बार। पहले तो अपन इस म्यू को उस तरफ लेके जाते हैं, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, चलो इसको इक्वेशन नंबर देने की जरूरत है ही, इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है, 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तब अपना u मिल जाएगा, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तब u मिलेगा। चलो फिर इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, व्हाट विल वी गेट। अगर इस लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या मिलेगा, डेल u बाय डेल y, क्योंकि एक डेरिवेटिव उड़ जाएगा, राइट, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y। क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया, एक बार इंटीग्रेट किया, इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, ये तो कांस्टेंट था। अगर इस चीज को अपन विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिखता हूं मैं, पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेट वो इक्वेशन 2 टाइम्स, व्हाट विल वी गेट। जब अपन पहले इंटीग्रेट करेंगे तब क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू राइट साइड का इंटीग्रेशन, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन ले लिया, राइट साइड का इंटीग्रेशन, राइट साइड के इंटीग्रेशन में कौन है, 1 बाय म्यू, इंटीग्रेशन वगैरह आप सबका क्लियर है, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, डेल पी बाय डेल एक्स, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऐड किया, ठीक है। ये इसको C1 बोलते हैं अपन, क्योंकि हमें चाहिए u और u चाहिए तो मुझे फिर से एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू, ये 1 बाय म्यू तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल p बाय डेल x विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए हमें, विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो क्या मिलेगा फिर विद रिस्पेक्ट टू y, एक मिनट, dy करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, 1 बाय म्यू डेल p बाय डेल x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब इतना, प्लस C1 तो है ही अपना। अब फिर से एक बार इंटीग्रेट करना, क्योंकि हमें एक ही बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो अपने फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ऊपर लिखा दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी तो u मिलेगा। वंस अगेन आई हैव टू फिनिश दिस du by dy, मतलब मुझे फिर से एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई विल गेट u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म म्यू डेल p बाय डेल x y dy, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट, प्लस इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसका इंटीग्रेशन। चलो एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म को मैं पहले इस तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखता हूं। अपन ने क्या किया, इसको dy के साथ इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया मतलब और एक कांस्टेंट ऐड हो गया C2, इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट ऐड होना ही, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ u इक्वल्स टू हाउ मच, u इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेशन क्लियर करते थे, 1 बाय म्यू, ये तो कांस्टेंट है,
इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स इंटू वाई, डेल पी बाय डेल एक्स कॉन्स्टेंट है, वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाय 2, बराबर है, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 का इंटीग्रेशन होगा c1 इंटू वाई प्लस c2 तो वैसे के वैसे होगा। तो ये हो गया अपना u का एक्सप्रेशन, दिस इज u, दिस इज u। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर बी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी। आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो मिल चुका है, आपने 2 बार इंटीग्रेट किया उस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 बार इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो मिल चुका है। लेकिन जब तक c1 और c2 नहीं मिलते, जब तक c1 और c2 नहीं मिलते तब तक इसका कोई काम नहीं। c1 c2 कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइप फ्लो में क्या किया था, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई किए थे। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या बाउंड्री कंडीशंस है, देखो जहां पर ये बाउंड्री है वहां पर वेलोसिटी 0 होती है। मतलब मैं ये बाउंड्री कंडीशंस पुट कर सकता हूं क्या, एट स्मॉल t, सॉरी एट y इक्वल्स टू स्मॉल, एट y इक्वल्स टू 0, जब y 0 है मतलब एकदम लोअर प्लेन, एट y इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0, पहली बाउंड्री कंडीशन। दूसरी, इस बाउंड्री पे भी वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले कि वहां पर स्लिप, नो स्लिप कंडीशन होती है। मतलब फ्लूइड जब किसी बाउंड्री के ऊपर फ्लो होता है तो उस बाउंड्री को चिपक जाता है, राइट, एक लेयर, सबसे नीचे वाला लेयर उस फ्लूइड का बाउंड्री के ऊपर चिपक जाता है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगी, दो जगह पर वेलोसिटी 0 है। मतलब एट y इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 एंड एट y इक्वल्स टू t वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, राइट, दो बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पर हमें BCS यूज कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस यूज कर रहे हैं। कौन से बाउंड्री कंडीशंस है, पहली बाउंड्री कंडीशन है एट y इक्वल्स टू 0, एट y इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी बाउंड्री कंडीशन है एट y इक्वल्स टू स्मॉल t u इक्वल्स टू 0। ये दोनों कंडीशन यूज करेंगे तो दोनों कांस्टेंट मिल जाएंगे, क्योंकि दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास दो बाउंड्री कंडीशंस होने चाहिए, राइट। पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं, क्या मिलता देखते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं अपन, क्या मिलता देखते हैं। दिस इक्वेशन नंबर बी बिकम्स, इक्वेशन बी बिकम्स, पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 एट y इक्वल्स टू 0 1 by mu into del p by del x into ये y इक्वल्स टू 0 मतलब ये भी 0 बन जाएगा, प्लस c1 into y मतलब ये भी 0 बन जाएगा, प्लस c2, तो c2 इक्वल्स टू क्या मिला, c2 इक्वल्स टू 0 मिला। therefore c2 इक्वल्स टू 0। एक बाउंड्री कंडीशन, एक तो कांस्टेंट मिल गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और एक बाकी है, कौन, c1 बाकी है। अब c1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। नाउ अगेन इक्वेशन नंबर b बिकम्स, दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करके इक्वेशन नंबर b क्या मिल सकते हैं, u इक्वल्स टू 0 एट y इक्वल्स टू t, u इक्वल्स टू 0 1 by mu del p by del x, y इक्वल्स टू t मतलब t स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 into t, c2 तो 0 मिल चुका है, यहां से मुझे c1 चाहिए, c1 को फाइंड आउट करते हैं। c1 into t इक्वल्स टू, ये सब उस तरफ लेके जाओ तो कितना बनेगा, -1 by 2 mu into del p by del x into t स्क्वायर, बराबर है। तो c1 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, फिर ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला फिर, c1 इक्वल्स टू -1 by 2 mu del p by del x into t, राइट। ये एक आपको, ये एक मिला, राइट, c1 भी मिल गया, c2 भी मिल गया था, c1 भी मिल गया। c1 c2 दोनों अब इक्वेशन नंबर b में पुट करेंगे तो आपको अपना इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, राइट। सो इक्वेशन नंबर b becomes again, if I put c1 and c2, what will I get in equation number b, u equals to 1 by mu del p by del x into what, y square by 2 plus c1 into y, this much into y मतलब minus of 1 by 2 mu into del p by del x into t into y plus c2 कितना मिला, c2 तो 0 मिला, बराबर है क्या। तो फाइनली मुझे u इक्वल्स टू कितना मिला, u इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे फाइनली, चलो u इक्वल्स टू जो भी मिल रहा है यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइनली u इक्वल्स टू मुझे मिल रहा है 1 by mu
देखो y² है, ये y² है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1/2 म्यू। ठीक है, तो अब क्या मिला, ये 1/2 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स कॉमन निकलता है। देखो 1/2 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स कॉमन निकलता है। उससे अच्छा मैं क्या करता हूं, -1/2 म्यू कॉमन निकालता हूं। क्या निकालता हूं, -1/2 म्यू कॉमन निकालता हूं। फिर क्या बचेगा, -1/2 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स कॉमन निकालता हूं। फिर क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहां बचेगा ty और यहां बचेगा -y²। तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको ty -y²। This is your equation of velocity. This is your equation of velocity. This is velocity distribution along this y direction. This is your velocity distribution along y direction. ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? एकदम सिंपल एक्सप्रेशन, जैसे पाइप में अपने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, वैसे यहाँ पर अलोंग y डायरेक्शन में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? समझना चाहिए यहाँ तक सबको। ठीक है, अब क्या बाकी है अभी? इसके बाद अपना बाकी है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी एंड ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड ओवर द लेंथ। वो दोनों भी चीज़ें अपन कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और सभी नोट्स वगैरह प्रॉपर बना लेना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर कर लेंगे और इस टॉपिक के ऊपर के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हमें देखने हैं वो भी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इसके नोट्स वगैरह अच्छे से प्रॉपर से बना लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।